नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए जून 2024 में जो हमारे पास सी टेट और एचपी टेट होने वाला है, उसका मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। सी टेट और एचपी टेट में हमारे पास 150 क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें से जो 30 क्वेश्चन है वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से पूछे जाते हैं। तो आपके लिए मैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। यदि किसी को हमारे मॉक टेस्ट की PDF चाहिए तो हमारी इंस्टाग्राम ID एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज कई वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में स्कूल शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम से संबंधित मामलों के लिए शीर्ष संस्था कौन सी है? ए NCERT, बी CBSE, सी CABE, डी UGC। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए NCERT। जो NCERT है, NCERT ही स्कूली पाठ्यक्रम को निर्धारित करती है। और भारत में जितने भी स्कूल है, स्कूलों में जो NCERT है, NCERT की बुक्स वगैरह पढ़ाई जाती है और जो करिकुलम डिसाइड किया जाता है वो किसके अकॉर्डिंग किया जाता है? NCERT के अकॉर्डिंग ही किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि NCERT की स्थापना कब की गई। तो NCERT की स्थापना 1961 ईस्वी में की गई थी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में स्कूल शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम से संबंधित मामलों के लिए शीर्ष संस्था कौन सी है? तो उसका आंसर NCERT होगा। और NCERT की स्थापना कब हुई? तो NCERT की स्थापना 1961 ईस्वी में हुई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ पर परिभाषित किया जाता है? ए खेलकूद के मैदान में, बी विद्यालय एवं कक्षा में, सी ऑडिटोरियम में, डी घर में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी विद्यालय एवं कक्षा में। जो एक बच्चा होता है उसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है वो सबसे अच्छे तरीके से कहाँ पर होती है? वो आपके स्कूल और क्लासरूम में होती है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो बच्चे के जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो कहाँ पर की जाती है? तो उसका आंसर होगा विद्यालय एवं कक्षा में, स्कूल एंड क्लासरूम में। और एक और क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया था कि यदि बच्चे की जो सोशलाइजेशन होती है तो वो सबसे पहले कहाँ पर और सबसे अच्छे तरीके से कहाँ पर होती है? तो वो सबसे पहले परिवार में बच्चे के सोशलाइजेशन होती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि बच्चे की जो सोशलाइजेशन होती है वो कहाँ पर होती है? वो परिवार में होती है। और जो बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है वो कहाँ पर होती है? वो स्कूल एंड क्लासरूम में होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनोविश्लेषण के संस्थापक कौन थे? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि मनोविश्लेषण के संस्थापक कौन थे? ए BF स्किनर, बी सिगमंड फ्राइड, सी J ऑलफोर्ट, डी JB वॉटसन। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी सिगमंड फ्राइड। जो सिगमंड फ्राइड है इनको मनोविश्लेषण के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। और जो सिगमंड फ्राइड है इन्होंने इड, ईगो और सुपर ईगो का कंसेप्ट दिया था, जिसके बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो इड, ईगो और सुपर ईगो है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? वो सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। और इनको मनोविश्लेषण के संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषयों में चिंतन प्रारंभ करता है तो वो कौन सी स्टेज होती है? ए संवेदी प्रेरक अवस्था, बी औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, सी पूर्व क्रियात्मक अवस्था, डी मूर्त क्रियात्मक अवस्था। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी मूर्त क्रियात्मक अवस्था। जो हमारे पास मूर्त क्रियात्मक अवस्था होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है, उसी अवस्था में जो एक बच्चा होता है वो लॉजिकल चीज़ों को देखता है और वस्तुओं और घटनाओं के विषयों के रूप में चिंतन करना प्रारंभ करता है। तो इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। तो जो जिन पियाजे है, जिन पियाजे की ये थेरी है, तो आपको पता होना चाहिए जिन पियाजे ने कौन सी थेरी दी थी। उन्होंने कॉग्निटिव थेरी दी थी। और उन्होंने इसको कितनी स्टेजों में बांटा है? इन्होंने इसको 4 स्टेजों में बांटा है। तो पिछले कल मैंने आपको सेंसरी मोटर के बारे में बताया था। ये कब से? ये जन्म से 2 वर्ष तक चलती है ये स्टेज। और जो मूर्त क्रियात्मक स्टेज है जिसको हम
उसके बाद हमारे पास जो दूसरी स्टेज है वो है पूर्व क्रियात्मक स्टेज। ये हमारे पास 2 से 7 वर्ष तक चलती है। और जो मूर्त क्रियात्मक स्टेज है ये हमारे पास 7 से 11 वर्ष तक चलती है। और जो औपचारिक क्रियात्मक स्टेज है हमारे पास फॉर्मल स्टेज। तो फॉर्मल स्टेज हमारे पास 11 वर्ष से 15 वर्ष की आयु तक चलती है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो ये किसके थ्योरी है? ये कॉग्निटिव थ्योरी है। और किसने दी हुई है? ये जीन पियाजे ने दी है। और जब कोई बच्चा तार्किक लॉजिकल चीज़ों के घटनाओं के बारे में जानना प्रारंभ करता है और उसके ऊपर चिंतन करना प्रारंभ करता है तो वो कौन सी स्टेज है? वो हमारे पास मूर्त क्रियात्मक अवस्था है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बालक के समाजीकरण में पाठशाला का स्थान होता है। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो बच्चे का समाजीकरण किया जाता है, जो सोशलाइजेशन किया जाता है, स्कूल से पहले कहाँ पर किया जाता है? ए, समूहन के द्वारा, मौखिक अवस्था में, बी, परिवार के बाद, सी, समाज के बाद। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी, परिवार के बाद। तो ये मैंने आपको सबसे पहले बताया कि जो बच्चा है, बच्चे का सोशलाइजेशन सबसे पहले कहाँ पर की जाती है? बच्चे की सोशलाइजेशन सबसे पहले परिवार में की जाती है, जो उसका मुख्य अंग होता है। और उसके बाद जो उसका स्कूल होता है, स्कूल में सेकंड स्टेज उसके स्कूल होता है, स्कूल में भी उसकी सोशलाइजेशन की जाती है। जबकि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट सबसे पहले कहाँ की जाती है? तो जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो आपके स्कूल और क्लासरूम में की जाती है। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। सोशल डेवलपमेंट में और हमारे पास कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। जो सोशल डेवलपमेंट है वो सबसे पहले कहाँ होती है? वो परिवार में होती है और उसके बाद वो स्कूल में होती है। जबकि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो सीधे डायरेक्ट कहाँ होती है? वो स्कूल और क्लासरूम में होती है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षा को बाल केंद्रित शिक्षा माना जाता है। शिक्षा को बाल केंद्रित शिक्षा माना जाता है। कब माना जाता है? हमारे पास 4 स्टेटमेंट दी हुई है। ए, बालक के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास होता है। शिक्षा से क्या होता है कि बालक के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास होता है। बी, बालक की मांग व अभिवृत्ति की प्राथमिकता होती है। सी, शिक्षक के स्वयं के महत्व को ध्यान में रखा जाता है। डी, पाठ्यक्रम को महत्व दिया जाता है। जब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होती है तो उसमें क्या किया जाता है? तो उसमें जो बालक की जो मांगे होती है और जो उसके इंटरेस्ट होते हैं और जो उसका एप्टीट्यूड होता है उसको उसमें प्राथमिकता दी जाती है। तो इसका जो बी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि जब जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होगी तो उसमें बालक की मांग, रुचि व अभिवृत्ति की प्राथमिकता को ध्यान दिया जाएगा। जबकि जो बालक के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करना जो ये एजुकेशन का अंतिम उद्देश्य होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्य बुद्धि वाला बालक प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाता है? जो यदि सामान्य बुद्धि वाला बालक है तो वो किस अवस्था में बोलना शुरू करता है? ए, 11 माह की आयु में, बी, 16 माह की आयु में, सी, 34 माह की आयु में, डी, 51 माह की आयु में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 16 माह की आयु में। यदि कोई बच्चा सामान्य बुद्धि वाला है, नॉर्मल IQ का बच्चा है, तो वो किस माह में? 16 माह की आयु में वो बोलना शुरू कर देता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्त्री पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन किस प्रकार से है? यहाँ पर हमारे पास एक स्टेटमेंट दी हुई है कि जो पुरुष है वो स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। तो यह किस प्रकार की स्टेटमेंट है? ए, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। बी, बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है। सी, सही है। डी, सही हो सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लैंगिक पूर्वाग्रहों को प्रदर्शित करता है। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं तो ये किस प्रकार का है? उसके अंदर किस प्रकार की लैंगिक पूर्वाग्रह को ये प्रदर्शित करता है और ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी गलत हो जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक किसी भी समूह से समुदाय आधारित व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझ सकता है। जो एक अध्यापक है वो किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझ सकता है। ए, आंखों के संपर्क के आधार पर, बी, बुद्धि के आधार पर, सी, भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर, डी, गृह कार्यों के आधार पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर। जो कोई भी टीचर होता है, यदि कोई एक टीचर है तो वो किसी भी समूह और समुदाय
को उसकी व्यक्तिगत भिन्नता को समझ सकता है, किसके आधार पर, जो उसकी लैंग्वेज है, लैंग्वेज में इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपको देखने मिलेंगे, और जो वो अभिव्यक्ति है, एक्सप्रेशंस है, उसके आधार पर भी उसमें विभिन्नता देखने को मिलती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जितने भी जो लोग हैं उन सभी में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है, ये हमारे पास एक स्टेटमेंट दी हुई है, सिचुएशन दी है कि जब कोई बच्चा फेल हो जाता है तो इसका क्या तात्पर्य है। ए, बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया है। बी, बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी। सी, व्यवस्था फेल हुई है। डी, बच्चा पढ़ाई के लिए, जो हमारे पास ये चौथी स्टेटमेंट है कि बच्चा पढ़ाई के लिए तैयार नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारे पास वो होगा ऑप्शन सी, व्यवस्था फेल हुई है। तो यहाँ पर जो ज़्यादातर बच्चे हैं वो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं और वो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है उसको कर देते हैं कि जब उनको लगता है कि यदि कोई बच्चा फेल हो जाता है तो बच्चे ने उत्तरों के सही तरीके से याद नहीं किया हुआ था, कि जो एक बच्चा होगा कि उसने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया हुआ है, जबकि ये बच्चे का फेलियर नहीं है, ये एक जो व्यवस्था है, जो एक टीचर है, जो स्कूल हमारे पास है, ये उसका फेलियर है कि हम बच्चे को उस तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाए और चीज़ों को उस तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाए कि जब कोई एक बच्चा उसकी वजह से फेल हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, व्यवस्था फेल हुई है, कि जब बच्चा फेल होता है तो व्यवस्था फेल हो जाती है, क्योंकि वो उस बच्चे को पास करवाने में और उसके लेवल पे जाकर उसको कम्युनिकेशन करने में और अंडरस्टैंड करने में असफल हुए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा जो एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्नलिखित में से किस सुधार को सुझाया गया था। जो एनसीएफ 2005 है उसके अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्नलिखित में से कौन कौन से सुधारों के लिए सुझाव दिए गए थे। ए, खुली पुस्तक परीक्षा होनी चाहिए। बी, सतत निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन। सी, सामूहिक कार्य मूल्यांकन। डी, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ये सभी इसके आंसर हो जाएंगे। एनसीएफ 2005 जो था उसमें परीक्षा के सुधारों के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए गए थे। पहला क्या सुझाव दिया गया था कि खुली पुस्तक परीक्षा होनी चाहिए, सतत निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए, सीसीई के नाम से भी जिसको हम जानते हैं, कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होनी चाहिए, और सामूहिक कार्य मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो ये तीनों के तीनों जो हमारे पास यहाँ पर जो सुझाव दिए गए थे ये एनसीएफ 2005 में दिए गए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पिछड़े बच्चों की समस्या होती है। जो एक पिछड़े बच्चे होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको बैकवर्ड स्टूडेंट भी कहा जाता है, जिनका जो आईक्यू है वो नॉर्मल बच्चों के बराबर होता है, परंतु वो नॉर्मल बच्चों की तरह परफॉर्म नहीं कर पाते हैं जितना उनका आईक्यू होता है, तो उनको क्या कहा जाता है, उनको बैकवर्ड स्टूडेंट कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी बैकवर्ड बच्चों की समस्या प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम होती है। ए, कम शैक्षिक उपलब्धि। बी, संवेदनात्मक समस्याएं। सी, सामाजिक समस्याएं। डी, ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। जो हमारे पास बैकवर्ड स्टूडेंट है उसको क्या क्या समस्या आती है, कम शैक्षणिक उपलब्धियां, जो उसके शैक्षणिक उपलब्धियां होती है वो कम हो जाती है, जबकि जो उसका आईक्यू है, जो मैंने आपको पहले भी बताया, उसका आईक्यू अच्छा होता है परंतु वो अपने आईक्यू के अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं कर पाता है, तो ये उसके लिए एक समस्या होती है। और दूसरा संवेदनात्मक समस्या, उसके कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट होती है, कॉग्निशन में समस्या आती है। और तीसरी है उसके सोशलाइजेशन में समस्या, कि जो सोशलाइजेशन होनी चाहिए, सोशल डेवलपमेंट होनी चाहिए, वो उस लेवल पे नहीं हो पाती है, जिसके कारण एक बच्चा और भी ज़्यादा पिछड़ जाता है। तो ये तीन की तीन स्टेटमेंटें बिल्कुल ट्रू हो जाएगी, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, डिसकैल्कुलिया क्या का संबंध है, डिसकैल्कुलिया का संबंध किससे है। तो आपको पता होना चाहिए कि डिसकैल्कुलिया क्या होता है। ए, पढ़ने की अक्षमता। बी, लिखने की अक्षमता। डी, आंकिक अक्षमता।
डी तार्किक अक्षमता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अंकिक अक्षमता। इसको अंकिक अक्षमता भी कहा जा सकता है और गणितीय अक्षमता भी कहा जा सकता है। यदि किसी बच्चे को मैथ्स में या कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको क्या कहा जाता है? डिसकैल्कुलिया कहा जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि डिसकैल्कुलिया क्या होता है। तो उसके लिए जो गणित में या मैथमेटिक्स में जो प्रॉब्लम आती है उसे डिसकैल्कुलिया कहा जाता है। आपने डिस्ग्राफिया के बारे में भी सुना होगा। तो डिस्ग्राफिया क्या होता है? वो होता है पढ़ने की अक्षमता, कि जो आपके जो अल्फ़ाबेट्स हैं या जो कोई भी पिक्चर है जिसको आप पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको पढ़ने में प्रॉब्लम होती है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको डिस्ग्राफिया कहा जाता है। और डिसकैल्कुलिया क्या होता है? यदि गणित में कोई या अंकों में कोई आपको प्रॉब्लम हो रही है तो उसको डिसकैल्कुलिया कहा जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मक बच्चों का मूल गुण होता है, जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं, क्रिएटिव बच्चों का मूल गुण क्या होता है? ए, वे नैतिक होते हैं, बी, वे बुद्धिमान होते हैं, सी, वे शक्तिशाली होते हैं, डी, वे मौलिक चिंतन करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी, वे मौलिक चिंतन करते हैं। यदि कोई बच्चा क्रिएटिव है तो क्रिएटिव बच्चों के जो मुख्य मूल गुण होता है, जो फंडामेंटल उनके अंदर क्वालिटीज़ होती है वो क्या होती है? कि वे मौलिक चिंतन करते हैं। किसी भी सिचुएशन पर किसी भी चीज़ का वो मौलिक चिंतन करते हैं। जबकि जो हमारे पास ये क्वेश्चन है इसमें बहुत सारे जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो कर देते हैं कि यदि कोई क्रिएटिव बच्चा है कि वो बुद्धिमान होगा या वो नैतिक होगा। जबकि इसका जो मूल गुण है कि वो क्या होगा? वो एक मौलिक चिंतन करने में सक्षम होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अभ्यास या अनुभव द्वारा व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि यदि आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं या किसी चीज़ का अनुभव कर रहे हैं उसके द्वारा आपके बिहेवियर में जो एक परिवर्तन आता है वो किसके द्वारा आता है? ए, चिंतन का, बी, प्रत्यक्षकरण का, सी, अधिगम का, डी, सृजन का। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी, अधिगम का। तो ये सारी चीज़ें किसके द्वारा होती है? ये सारी चीज़ें लर्निंग के द्वारा की जाती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि अभ्यास या अनुभव द्वारा जो व्यवहार में आपका परिवर्तन किया जाता है या परिवर्तन स्थायी परिवर्तन होता है वह लर्निंग के द्वारा या अधिगम के द्वारा होता है। तो जो हमारा आज का मॉक टेस्ट है वो यहीं पर ख़त्म होता है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।